कैमरा भी ऊपर नीचे हुआ थोड़ा, पूरा ही ना हिल जाएंगे, नीचे जा रहा है। थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। ज्यादा ऊपर हो गया क्या? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मनविंदर, खुशप्रीत, रुपिंदर। स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है, तो एक बार यहाँ पे यस लिख दीजिए प्लीज। कोई इशू है यहाँ पे आप चैट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। ओके जी, हमने स्टार्ट किया था टॉपिक आपका दैट इज डेन्यूडेशन। और डेन्यूडेशन में ही दो टाइप्स हैं आपके पास, एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। सो इसमें से पहले हमने वेदरिंग स्टार्ट किया था। तो डेन्यूडेशन का यहाँ पे आप पीडीएफ से देख सकते हैं। डेन्यूडेशन का मीनिंग क्या है? लॉवरिंग ऑफ द रिलीफ और हाइट कॉज्ड बाय बोथ प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, जिसमें एक्सटर्नल एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल डेन्यूडेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी रिलीफ फीचर है, कोई भी अगर आपके पास स्थलाकृति है, कोई भी रिलीफ फीचर है, चाहे वो एक माउंटेन है, चाहे वोल्केनिक माउंटेन है, कोई प्लेटो है या फिर प्लेन एरिया है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार की आपकी रिलीफ है, कोई हाइट है, अगर वो रिड्यूस होती जा रही है, उसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है, और किस तरह से? क्योंकि इसमें वेदरिंग एंड इरोजन दोनों प्रोसेसेस काम कर रही है। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल अदा करते हैं वो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस है। और एक्सटर्नल फोर्सेस आपको बताइए दैट इज विंड, वाटर एंड साथ साथ में आपका ग्लेशियर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के दिखा रखे हैं उन्होंने कि ग्लेशियर कैसे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर पार्ट जो है ये अपर पार्ट है स्नो का, तो ग्लेशियर जो है ये पूरा का पूरा स्नो से बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं आइस कैप से बना हुआ है। अब ये ग्लेशियर जैसे ही मूव करेगा, इसके साथ साथ में नीचे जितने भी ये मिट्टी है, इसके नीचे जितना भी ये क्रस्ट है, ये पूरी की पूरी क्रस्ट को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो एक टाइप से ये ग्लेशियर जो है रॉक्स को मूव कर रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में बहुत सारे बाउल्डर्स हैं। बाउल्डर्स का मतलब होता है बहुत बड़ी आकार की चट्टाने। एक होता है पेबल, एक होता है स्टोन, फिर आता है बाउल्डर, है ना। अगर आप बात करें पेबल की तो वो कंकड़ पत्थर हैं, छोटे छोटे आकार के। उसके बाद आपके पास आते हैं स्टोन, जो कि थोड़े बड़े आकार के होते हैं। और अगर हम बात करें आपके बाउल्डर्स की, तो ये चट्टानों से छोटे होते हैं बट बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़े आकार के पत्थर। अब दूसरा आपके पास है वाटर की, पानी कैसे यहाँ पे इरोजन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, दिस इज द पॉइंट, ये एक लैंड एरिया है और उसके आसपास में देयर इज अ वाटर बॉडी। तो जब भी पानी आएगा, लहरें आएंगी, धीरे धीरे ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस प्लेटफॉर्म को बार बार वो इरोड करती रहेंगी। हर बार ये जो रिवर बैंक हो, चाहे वो आपके सी वेव्स हैं, ओशन वेव्स हैं या टाइड्स हैं, वो पूरे के पूरे इस एरिया को तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो एक टाइप से ये वेव्स कटिंग बैक दी क्लिफ्स। क्लिफ्स क्या है? सिंपल फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्लिफ दिखाई देता हूं आपको मैं, इसमें काहे टेंशन लेनी है। क्लिफ आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बीच होते हैं, उसके आसपास में अगर आप देखें तो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होता है, नीचे समंदर दिखता है और बहुत बड़ी एक ऊंचाई सी पहाड़ी दिखती है। सो क्लिफ धीरे धीरे जो है ये ओशन वेव्स इसको खत्म करते हैं। अब इसका नेट नहीं चलेगा, ओके, निकाली कहां से वायर? वायर कहां से निकाली मैडम ने? यहां से। इसकी वायर नहीं, छोड़ो। सो ये
क्लिफ जो है एक टाइप से, फॉर एग्जांपल आप कई बार देखते हैं कि यहाँ पे आप खड़े होते हैं, यहाँ पे कुछ एक रेस्टोरेंट बना रखे होते हैं, आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे समंदर है, वो समंदर जो है इस पूरी की पूरी पहाड़ी को नीचे से कट कर रहा होता है। बहुत सारी क्लिप्स होती हैं, क्लिप का अगर नेट चलेगा तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कभी। नेक्स्ट आपके पास है वेदरिंग में, फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा कि एक तो हमने कहा ग्लेशियर आपका जो है वो एक्सटर्नल एजेंट है जो कि यहाँ पे वेदरिंग एंड इरोजन में काम कर रहा है। दूसरा आपके पास हमने देखा कि वाटर, चाहे वो सी वाटर है या ओशन वाटर है या फिर रिवर वाटर है, वो भी वेदरिंग कर रहा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज विंड या फिर एयर। तो विंड जो है ये भी काफी ज्यादा इरोजन करती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मिट्टी का टीला है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो पार्ट है होलो पार्ट क्यों है, इसलिए होलो है क्योंकि यहाँ से एयर क्रॉस की है, एयर ने क्रॉस करके यहाँ पे एक होलो स्फीयर बना रखा है, एरिया खाली कर रखा है। बट धीरे धीरे जो है ये इसको कट करते जाएगी, ये कट करते करते इस एरिया को भी यहाँ से इरोड कर देगी। सो जो आपका विंड है ये भी एक टाइप से एक्सटर्नल एजेंट है जो कि वेदरिंग में काम आता है। सो वेदरिंग के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि वेदरिंग इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस which causes physical disintegration or chemical decomposition of the rock, that is in situ, it is known as weathering। तो weathering क्या है, एक टाइप से आपका स्टैटिक प्रोसेस है जहां पे रॉक्स की फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होती है, फिजिकली ये डिसइंटीग्रेट होती है, फिजिकली ये जो है टूटती है। और टूटने का कारण क्या है कि यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लग रही है, राइट। दूसरा आपके पास क्या है कि केमिकली ये डिकम्पोज हो रही है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जिनके कारण ये डिकम्पोज होती जा रही है, राइट। सो वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता आपके वेदर्ड मटेरियल का। सो वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में इन्होंने दे रखा है, इरोजन रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉलिड सच एज वाटर, विंड एंड आइस। वेदरिंग रेफर्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स या सॉइल एंड देन मिनरल्स एंड रॉक्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो सिंपल यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, बट यहाँ पे मूवमेंट है थ्रू वाटर, विंड एंड आइस। और इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है मास वेस्टिंग, और एग्जाम्पल दूसरा है आपके पास लैंडस्लाइड। ये पॉइंट आपने लिखा था कि वेदरिंग जो है ये एड करेगी किसको, मास मूवमेंट को और साथ साथ में इरोजन को, बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अगर वेदरिंग होगी तभी मास मूवमेंट या फिर आपका इरोजन होगा। सो वेदरिंग जो है हेल्प कर सकती है, बट जरूरी नहीं है कि विदाउट वेदरिंग इरोजन या मास मूवमेंट नहीं होगा। Weathered rock material is known as regolith, while the original rock which is reduced in size and still intact is known as core stone। तो इसमें regolith एंड core stone का भी पिक्चर दे रखा है। So regolith क्या है, पूरा का पूरा पार्ट जो कि टूट चुका है, जो थोड़े आपके पेबल्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, या फिर कुछ एक बाउल्डर्स हैं, बट ये मेन जो आपकी एक रॉक है जिसे आप कह रहे हैं कोर स्टोन, तो कोर स्टोन से ही टूटकर ये बने हुए हैं। तो ये देख लीजिए रेगोलिथ एंड आपका साथ साथ में कोर स्टोन। ये आपका दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, दिस इज दी कोर स्टोन। ये कोर स्टोन है और कोर स्टोन से ही टूटकर ये पूरा का पूरा रेगोलिथ बन रखा है। जो भी ये मटेरियल आपको दिख रहा है दिस इज आपका रेगोलिथ, मिक्सचर ऑफ मॉडरेटली वेदर्ड रॉक एंड सेप्रोलाइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन रॉक से टूटकर बाकी रॉक छूटी हुई है, साथ साथ में ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है मालवे की तरह, दैट इज एक टाइप से रेगोलिथ, जो डेब्रिस दिख रहा है। अब देखा था हमने नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग। तो वेदरिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला था नेचर ऑफ द रॉक, राइट। सो सबसे पहले जो आपके पास फैक्टर अफेक्ट करता है वेदरिंग को, दैट इज द नेचर ऑफ द रॉक, कि रॉक है किस प्रकार की, रॉक का नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है चट्टान की। तो पहला क्या है, मिनरल कंपोजिशन, ये कौन से मिनरल से बना है, ग्रेनाइट से बना है, लाइमस्टोन से बना है या फिर बासाल्ट से बना है। तो इसमें हम सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि रॉक कौन सी मिनरल से मिलकर बनी हुई है। दूसरा हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रॉक कौन सी है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है रॉक का, ये कॉम्पैक्ट है या फिर आपकी ज्वाइंटेड रॉक है। तो ये तीन चीजें जो है वो आपकी नेचर ऑफ द रॉक में आती है। अगर ज्वाइंटेड रॉक है, कॉम्पैक्ट रॉक है, उसके बारे में देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इजीली इरोड हो जाती है इन कंपैरिजन टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इन्होंने ये भी कंपैरिजन दे रखा है। और जो जॉइंट्स हैं या फिर जिनको लाइन ऑफ वीकनेस कहते हैं, ये रॉक्स को इजीली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर फ्रैक्चर नहीं होगा, जॉइंट नहीं होगा, गैप नहीं होगा, तो जो आपकी रॉक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो
फैक्टर था, दैट वाज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो भी आपकी किसी भी टाइप की वेदरिंग को, एक टाइप की उसकी इंटेंसिटी को और उसके फैक्टर को एक टाइप से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस द इंटेंसिटी एज वेल एज टाइप ऑफ वेदरिंग। तो क्लाइमेट से ये निर्धारित होता है, क्लाइमेट ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे वेदरिंग कितनी फास्ट या कितनी स्लो होने वाली है, और वेदरिंग होने कौन से टाइप की है, फिजिकल वेदरिंग होगी या केमिकल वेदरिंग होगी या बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, ये क्लाइमेट ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास सारे ही एग्जाम्पल्स थे, लास्ट हमने कल देखे थे प्रेशर बेल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो पहले आपके पास था इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के नियर बाय का एरिया 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, दैट इज इक्वेटर का रीजन। सो यहाँ पे हाई हीट और ह्यूमिडिटी रहती है पूरा साल, इसलिए यहाँ पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास वाटर वेपर ज्यादा अवेलेबल है एयर में, तो यहाँ पे कभी कार्बोनेशन होगा, कभी ऑक्सीडेशन होगा, कभी हाइड्रेशन होगा। सो यहाँ पे ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो केमिकल वेदरिंग ही डोमिनेट करती है। नेक्स्ट आपके पास इन दी रीजन्स ऑफ डेजर्ट्स, जहाँ पे मरुस्थल है या फिर जो मरुस्थल आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में सिचुएटेड है, यहाँ पे ज्यादातर फिजिकल वेदरिंग होगी। फिजिकल वेदरिंग का सिंपल मीनिंग क्या है कि ड्राई कंडीशन है, एयर जो है, विंड जो है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को बहाकर या उड़ाकर ले जाएगी, ब्लो कर देगी, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी रॉक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान में दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई शूट कर जाता है और रात के समय बिल्कुल वो 0 डिग्री पे चला जाता है। तो यहाँ पे पहले रॉक्स जो है दिन में एक्सपैंड करेंगी और रात के समय वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो ये आपका इक्वेटर और डेजर्ट का हो गया। नेक्स्ट आपके पास मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एशिया में ही डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के समर होते हैं, एक होता है ड्राई समर सीजन जो कि मार्च टू मई चलता है, दूसरा आता है वेट समर सीजन जो कि जून से सितंबर तक रहता है। तो ड्राई समर सीजन में क्या है, देयर इज लीस्ट या फिर लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एयर, और वेट समर सीजन में क्या है, जून से सितंबर में देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर अवेलेबल इन दी एयर। तो यहाँ पे जब ड्राई है तब फिजिकल वेदरिंग, और जब आपके पास वेट समर सीजन है तब केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पे केमिकल प्लस फिजिकल दोनों वेदरिंग यहाँ पे डोमिनेट करती हैं इस रीजन में। नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेट रीजन, यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग डोमिनेट करती है। टेम्परेट इज बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में, दोनों में ही अगर आप देखें तो इस लैटिट्यूड पे आपके पास टेम्परेट रीजन आता है। टेम्परेट रीजन में सनलाइट जो है वो ज्यादातर आपको स्लांटिंग देखने को मिलती है, सीधी सनरेज यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करती, इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं जाता। यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग क्यों है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे देयर इज फ्रॉस्ट एक्शन, दिन के समय चीजें यहाँ पे मेल्ट होती हैं, रात के समय वो फिर से फ्रीज हो जाती है। सो दिस इज फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ द वाटर। ये आएगा अभी टाइप्स ऑफ वेदरिंग जो है आपके फिजिकल वेदरिंग, उसमें फर्स्ट टाइप यही है। नेक्स्ट आपके पास है पोलार रीजन्स, लगभग आप लगा सकते हैं 85 डिग्री से लेके 95 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में। सो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट है, मींस यहाँ पे परमानेंट आइस कवर रहता है जो कि कभी मेल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों ही, चाहे वो केमिकल है चाहे फिजिकल है। पहली बात फिजिकल इसलिए क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन नहीं होगा तो ना रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना ही एक्सपेंड कर सकती है। दूसरा ये रीजन परमाफ्रॉस्ट है, यहाँ पे सनलाइट कम है, इवेपोरेशन कम है, राइट। सनलाइट की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन कम है, तो इवेपोरेशन कम होने की वजह से इस रीजन में अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर वेपर कम अवेलेबल रहता है, ड्राई कंडीशंस है यहाँ पे। सो इसीलिए यहाँ पे ना केमिकल वेदरिंग डोमिनेट करती है ना ही फिजिकल वेदरिंग डोमिनेट करती है। दिस इज बिकॉज द परमानेंट आइस कवर विल प्रोटेक्ट दी लोअर रॉक्स। तो जो परमानेंट आपके पास आइस कवर है नीचे की रॉक्स को पूरा का पूरा बचाकर रखती है। नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टर है जो कि वेदरिंग को अफेक्ट करता है, दैट इज बायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर्स। वेदरिंग इज कॉज्ड बाय फ्लोरा एंड फाउना एंड इट इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो जब कभी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति या जीव जंतु कभी भी कोई वेदरिंग में हेल्प करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं या फिर बायोटिक वेदरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट थ्रू देयर रूट सिस्टम विल कॉज ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स एंड thus it will aid weathering, but the same plant will stop further erosion and weathering by holding the soil together. Thus we can say they are both protector and factors of the process of weathering. तो इसमें कह रहे हैं कि प्लांट जो है उनका रूट सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप होता है। तो जब ये रूट सिस्टम
डाउन द अर्थ जाता है तो रॉक्स के बीचों बीच अपनी जड़ों को फैलाने की कोशिश करता है। अब जहां जहां पे ये अपनी जड़ें फैला रहा है, जहां जहां पे अपने रूट सिस्टम को डेवलप कर रहा है, उस एरिया में ये क्रैक डेवलप कर देता है, मतलब अर्थ के नीचे, राइट। और ये दूसरा कह रहे हैं कि इससे ये वेदरिंग को सपोर्ट करता है। बाकी अगर हम बात करें तो प्लांट जो है अपने रूट सिस्टम के कारण बहुत सारी रॉक्स को, बहुत सारी सॉइल को अपने साथ होल्ड करके रखते हैं, तो इससे इरोजन भी नहीं होता है और ना ही इससे ऐसी वेदरिंग होती है। तो ये एक टाइप से फैक्टर भी बनते हैं और प्रोटेक्टर भी बनते हैं आपकी वेदरिंग के। तो वेदरिंग को बचा भी सकते हैं और वेदरिंग को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेड़ कभी अपरूट हो गया तो उससे बहुत सारी वेदरिंग होगी। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइकन्स है, अर्थवॉर्म्स है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ये तो आपका आएगा लाइकन के लिए। सो lichen secretes acids causing chemical weathering, digging of animals mix the top layer of the soil, thus helps in increasing the fertility of the soil। तो सिंपल कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइकन्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं केंचुए हैं, जो कि आपकी जो सॉइल है उसको डिग करते रहते हैं, उसको खोदते रहते हैं, उसको और ज्यादा सॉफ्ट करते रहते हैं। सो कई बार ये अपनी बॉडी से डिफरेंट टाइप के केमिकल्स भी रिलीज करते हैं, और ये जो एसिड्स हैं या केमिकल्स हैं, ये मिक्स जो आपकी सॉइल है उसको ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। तो जब सॉफ्ट हो जाएगी सॉइल तो इजीली उसे पानी, हवा या ग्लेशियर उसे इजीली इरोड कर सकता है। सो ये एक टाइप से हेल्प भी करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। नेक्स्ट आपके पास जो वेदरिंग का एक मेन कारण है, दैट इज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, या फिर जैसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं आप, दैट इज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। सो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग दैट इज इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की तरफ ही ध्यान देता है, आर्थिकी की तरफ ध्यान देता है कि उसका आर्थिक लाभ हो जाए। सो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग दैट इज इकोनॉमिक मैन accelerated the rate of weathering by constructing the roads in hilly regions, blasting the rocks, mountains with dynamite, large scale deforestation, changing land use pattern. This process has now accelerated the rate of environmental degradation as well as large scale mass movements such as landslide। तो सिंपल कह रहे हैं कि अभी का जो आपका आधुनिक मानव है उसने बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू वेदरिंग को बढ़ा दिया है, राइट। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाना, फिर आपके माउंटेन्स को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देना सो दैट आप टनल बना सके, अटल टनल बना सके, है ना, जोजिला पास पे टनल बना सके। लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन की जा रही ताकि अर्बन हाउसिंग दी जा सके लोगों को। नेक्स्ट लैंड यूज पैटर्न जो है उसे चेंज कर दिया गया है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कमर्शियल लैंड में डेवलप कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वायरमेंट को तो डिग्रेड कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप मास मूवमेंट का कारण बन रहे हैं या फिर लैंडस्लाइड का कारण बन रहे हैं। सो यहां तक आपने कल किया था। ठीक है जी, यहां तक कोई इशू, दिक्कत, परेशानी? अब नेक्स्ट आपके पास है दैट इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग की अगर बात करें तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ही 3 टाइप की वेदरिंग्स है आपके पास। फिजिकल वेदरिंग ये ज्यादातर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, और डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। तो सिंपल ऐसी वेदरिंग जहां पे मैकेनिकल फोर्स लग रही है। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि जहां पे जिस वेदरिंग में, टाइप ऑफ वेदरिंग में देयर इज मैकेनिकल फोर्स, जहां पे मैकेनिकल फोर्स लग रही है। सिंपल जहां पे रॉक्स जो है वो एक बार एक्सपैंड हो रही हैं, मतलब एक बार इनका एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है। पहले रॉक्स जो है वो फैल रही हैं, उसके बाद भी सिकुड़ जा रही है। सिकुड़ जाने का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। दिन के समय क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो रॉक्स अपना साइज एक्सपेंड कर रही है, रात के समय टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है तो ये सिकुड़ जा रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। तो यही आपका मेन फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है। और इससे ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बाद में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, मींस वो टूट ही जाएगी कंटिन्यूटी में, राइट। सो बस यही कहानी है इसमें, यही डेफिनेशन बनेगी आपकी कि फिजिकल वेदरिंग मतलब यहाँ पे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का। क्यों? क्योंकि देयर इज डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स। बस तो भी ऐसे पढ़ना चाहेंगे या वैसे पढ़ना चाहेंगे? लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स अरे भैया
अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं सो दैट बाद में आपको एक दूसरे से मांगने न पड़े। एग्जाम से पहले कोई अपनी कॉपी नहीं देगा आपको, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर दोस्ती टूट जाएगी कि याद है तब तूने मुझे कॉपी नहीं दी थी, नहीं तो मैं कर लेता एग्जाम क्लियर या कर लेती। कोई हेल्प नहीं करेगा एंड में। होता है कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे के ऊपर थोप देना कि नहीं क्लियर हुआ तो तेरी वजह से नहीं क्लियर हुआ। ये नहीं, चाहे बुक दे दी होती है आपने तब भी नहीं पढ़ना था उसने। तो ऐसे झमेले में ना पड़े, अपनी किताब ना ही दे किसी को। अरे ओपन हो जाओ। नेट बाकी स्लो है आज। पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, वो अच्छी बात है अशरामपाल। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं सबसे बेस्ट बात ये है, क्योंकि आपको टाइम नहीं लगेगा लिखने में। बट क्या आप सिर्फ पीडीएफ से ही मेंस लिख पाएंगे? अभी आप लिखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टाइप से आप बांधे हुए हैं, है ना, बंधे हुए हैं कि क्लास चल रही है तो लिखना पड़ रहा है, तो 2 घंटे आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो रही है। घर जाके अगर आप पेन उठा के सोचो कि लिखने बैठेंगे, कभी स्ट्रीक्स आ जाएंगी, कभी इंस्टाग्राम पे कुछ आ जाएगा, है ना, या फोन आ जाएगा किसी का, और दिमाग ऐसा हो रखा है आजकल हमारा, हम बोलते हैं ना कि एक अलग ही दुनिया रहती है, अलग दुनिया का पार्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम नहीं होता है, जैसे आप किताब लेके बैठते हैं, आपको याद आता ना कि ये सर्च करते हैं, ये सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं, फिर आप किताबें ढूंढने लगते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, जब कभी ऐसे किताब लेके बैठो ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसको फोन करना था, उसको फोन करना था, उसको मैसेज करना था, है ना, ये मेल डालनी थी, चल पेपर ही चेक कर लेते हैं। होता है, हर किसी के साथ होता है ना। सो इसे बचें। फोन स्विच ऑफ ही कर दीजिए जब आप पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट चीज यही है। ये आप नहीं, मैं नहीं, हर कोई इससे ग्रस्त है। ये बीमारी हो रखी है आजकल इंटरनेट की। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं घर गया 5 दिन के लिए, मैं सोचा घर वाले मेरे से कुछ बातचीत करेंगे। मम्मी अपने फेसबुक में बिजी है, पापा अपने फेसबुक में बिजी है, और सुनाया क्या जा रहा है, आप लोगों को तो अब परिवार से प्यार ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसी बातें, वो अपना फेसबुक पे कुछ एक फनी चीजें देख के हंस रहे हैं, वो अपने में देख रहे हैं, और एक ही हॉल में बैठे हुए हैं सारे। अगर सब ग्रस्त हैं इस चीज से, कुछ नहीं किया जा सकता। बातें ही नहीं बची हैं लोगों के पास करने के लिए। सो नेक्स्ट, अब उनको भी आदत क्यों पड़ गई है, क्योंकि अकेले रहते हैं घर पे और कुछ है नहीं, इंटरनेट चल रहा है। अभी डिमांड भी आ चुकी है कि वाईफाई लगा के दीजिए। लग जाएगा क्या यहाँ पे वाईफाई? मैं क्या लग जाएगा। कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं रह चुकी हैं अभी। नहीं, वो आपकी मर्जी है श्यामपल, अगर आप नहीं लिख लेंगे बाद में तो ठीक। मेरी किसी वेबसाइट या यूट्यूब पे आपका जो चैनल है ना, सबर फाउंडेशन, उसी पे है। बाकी और जगह पे भी है, बट उसका एक्सेस आपके पास नहीं होगा, वो अलग इंस्टीट्यूट से। नहीं, वो आपकी मर्जी। आपको अगर लग रहा है कि लिखना है तो बेटर है, अगर आप बाद में लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बेटर है। सो अभी आपका जो टॉपिक है वेदरिंग में, दैट इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फर्स्ट है आपके पास फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग। इसमें लिखिए फिजिकल वेदरिंग में लिखा था आपने, ये है ना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक इन सीटू कॉज ड्यू टू डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड contraction. So this is
mechanical disintegration of the rocks caused due to differential expansion and contraction in situ, or you can say static process, that is physical weathering. अब इसमें फर्स्ट टाइप है आपके पास फिजिकल वेदरिंग में, टाइप ए, दैट इज कौन सा, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, आई थिंक वही है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. फर्स्ट टाइप इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन सिंपल वही है. यहाँ पे आपके पास एक रॉक है जो कि जॉइंटेड रॉक है. इस जॉइंटेड रॉक में दिन के समय पानी सीप करता है आपकी रॉक्स के बीच में, क्योंकि दिन के समय देयर इज टेम्परेचर जो कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, इसमें पानी लिक्विड की फॉर्म में रहता है. बट रात के समय यही पानी जम जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है. फ्रीज होने के कारण क्या है, आपके ये जो कभी मेल्टिंग कभी आपका फ्रीज है, ये जिसे आप फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ वाटर कहते हैं, उसके कारण जो आपकी रॉक्स है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है डिफरेंशियली, कभी एक्सपैंड हो रही है. तो उसके कारण ये जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होती जाती है, धीरे धीरे टूट सी जाती है. सो इसमें आप लिखिए ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन अकर्स इन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन अकर्स इन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन अकर्स इन well jointed rocks, block disintegration occurs in well jointed rocks. तो ज्यादातर ये जहाँ पे joints properly develop होते हैं उसी में ये चीज होती है आपकी block disintegration. It occurs in well jointed rocks, especially in the higher latitudes, especially in the हायर लैटिट्यूड. हायर लैटिट्यूड्स क्या है आपके, दैट इज टेम्परेट, स्पेशली इन दी हायर लैटिट्यूड्स, फुल स्टॉप. ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन water enters into the cracks or joints. During the cold season, water enters into the cracks or joints. Water enters into the cracks or joints of the rock, joints of the rock during the night time of the rock, during the night time, or during the night time, or during the drop of the temperature, during the drop of the temperature, during the drop of the temperature, जब तापमान गिरता है उस समय, temperature, the water freezes causing expansion, water freezes causing expansion in the volume, expansion in the volume. सिंपली कह रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है फिजिकल वेदरिंग का, इसमें पहला जो है आपके पास दैट इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. इसमें कह रहे हैं कि ये ज्यादातर उन चट्टानों में पाया जाता है जहां पे
वेल जॉइंटेड रॉक्स है जिसमें लाइन ऑफ वीकनेस अवेलेबल है, जहाँ पे दरारें अवेलेबल हैं, जहाँ पे एक टाइप से फ्रैक्चर या गैप अवेलेबल है, और ज्यादातर ये हायर लैटिट्यूड में पाया जाता है। हायर में अगर हम बात करें तो ये टेम्परेट की बात करें, टेम्परेट रीजन की बात करें जहाँ पे ये चीज पाई जाती है। टेम्परेट कहाँ पे है? 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, ज्यादातर नॉर्थ में। और ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन ये कह रहे हैं कि वाटर जो है ये किसी क्रैक के थ्रू, किसी ज्वाइंट या फ्रैक्चर के थ्रू जो है नाइट टाइम के समय, या फिर ड्यूरिंग द ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर, जब तापमान गिरता है या रात का समय होता है तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये जो वाटर एंटर किया है क्रैक में, ये फ्रीज हो जाता है, ये बहुत ज्यादा जमना शुरू हो जाता है, मींस ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जब ये फ्रीज होता है तो ये एक्सपैंड करता है अपनी वॉल्यूम को। फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल को मैंने क्या किया, फुल भरी हुई है, मैंने फ्रीजर में डाल दिया इसको, है ना। अगर डबल डोर है तो उसके फ्रीजर में, या सिंगल डोर है उसके फ्रीजर में। सुबह आप देखेंगे तो ये बॉटल जो है, इसका जो नीचे का पार्ट है ये भी एक्सपैंड करता है, इसकी साइड भी एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज फ्रीज होती है वो एक्सपैंड करती है, वाटर टिक नहीं पाएगी, पत्थर की तरह हो जाएगी पूरी, और अपनी वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगी। तो ये कह रहे हैं कि वाटर यहाँ पे फ्रीज होगा और एक्सपैंड करेगा, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएगा, फुल स्टॉप। एंड दस इंक्रीजिंग द क्रैक्स, अब क्रैक बढ़ जाएंगे। आप बोतल को अगर ओपन करेंगे या फिर बॉटल को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद बॉटल का जो वॉल्यूम है, बॉटल का जो साइज है प्लास्टिक है, वो एक्सपैंड हो चुका है, पिघला भी दिया, उसके बाद भी आप देखेंगे कि बॉटल अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सो आगे लिखिए, दस इंक्रीजिंग द क्रैक्स, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस ऑफ फ्रीज एंड thaw action of water, this process of freeze and thaw action of water, this process of freeze and thaw action of water occurs every day. This process of freeze and thaw action of water occurs every day, causing enlargement of the cracks, enlargement of the cracks or the joints, enlargement of the cracks or joints, enlargement of the cracks or joints, which ultimately lead to separation of blocks, which ultimately lead to separation of blocks। तो ये ब्लॉक्स जो है एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगा। इसका डायग्राम बनाएंगे आगे। सेपरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फुल स्टॉप। Hence it is known as block disintegration. Hence it is known as block disintegration. इसलिए इसको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि जो उसके ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना, अलग होना शुरू हो जाते हैं, इसमें और ज्यादा बड़े गैप्स बनते जाते हैं। सिंपल, ठीक है यहां तक। पिक्चर देखेंगे, इसका पिक्चर ये देखिए, फिजिकल वेदरिंग। ये जो आपको क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, अभी देखिए पिक्चर तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, बट अगर सिंपल बात करें जो हमें डायग्राम बनानी है वो ऐसे नहीं होगी। अब ये बीच बीच में जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, ये जो क्रैक दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पानी की वजह से ही होगा, हो सकता है स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल के कारण यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है बार बार, फिर यहाँ पे स्नो एंटर करती जा रही है। अब ये स्नोफॉल सिर्फ एक दिन का स्नोफॉल नहीं है, ये एवरीडे फिनोमिना है वहां पे हायर लैटिट्यूड्स पे। अब जब इसके ऊपर स्नो पड़ती जा रही है, स्नो अपना एक टाइप से एक बोलते हैं इसको सुपर इनकम्बेंट लोड,
आगे आएगा ये शब्द सुपर इनकम्बेंट लोड, ये हमने शब्द यूज किया था हिमालय के टाइम पे, राइट। सुपर इनकम्बेंट लोड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा रॉक इज 2 टन, मान लीजिए इसकी 2 टन इसकी जो है प्रॉपर इसका खुद का वॉल्यूम है, बट इसके ऊपर बर्फ कितनी पड़ जा रही है? दैट इज 5 टन, क्योंकि बर्फ जो है कई बार कितनी पड़ती है, स्नोफॉल कई बार 4 फीट तक भी होता है, 5 फीट का तक भी स्नोफॉल होता है। पहली बात क्या है कि जहां पे क्रैक्स थे वहां पे बर्फ घुस गई, बट इसके ऊपर भी आप फॉर एग्जांपल इस पार्ट तक आपके पास जो है बर्फ इसके ऊपर ढकी हुई है। अब इस बर्फ का भी इसके ऊपर या स्नो का भी इसके ऊपर एक टाइप से सुपर इनकम्बेंट लोड है, मींस इसके ऊपर वजन है, एक टाइप से भार है, वेट है। सो ये फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ वाटर तो है ही है, साथ साथ में इसके ऊपर सुपर इनकम्बेंट लोड भी रहता है, जिसके कारण ये रॉक्स जो है क्रैक करती है। सो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक डायग्राम ये भी है आपके पास। सो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन अकर्स इन वेल जॉइंटेड rocks, especially higher latitudes पे during cold या winter season, water enters the cracks or the joints of the rocks during the night time or the drop of the temperature. Water freezes, causing expansion in the rocks या volume, thus increasing the crack. This process of freeze and thaw action of water occurs every day, leads to enlargement of the rocks or joints, which ultimately leads to separation of the blocks, and hence it is known as separation of block या फिर block disintegration. Right? So with repeated expansion and contraction, the rock breaks up along the joints. तो बार बार यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो रॉक है ब्रेक करती है जहाँ पे भी जॉइंटेड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी जॉइंट है एक टाइप से, ये भी जॉइंट था, ये बिल्कुल क्रैक होके अलग से हो गया, तो अलग अलग ब्लॉक्स कटते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लॉक कट जाएगा, फिर ये ब्लॉक कट जाएगा, तो ये पूरी की पूरी पीसीज में डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, उसे बाद में देखते हैं, बट आपको अभी एक डायग्राम बनाना है सो दैट आप अपने एग्जामिनर को समझा पाए कि मुझे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग मालूम है, राइट। सो डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ जॉइंटेड रॉक, ये ऐसे ही बनाना है आपने, ये इनिशियल रॉक है जिसके बीच में डिसइंटीग्रेशन होएगा। यहां से वाटर इज सीपिंग इन, यहां जा रहा है, यहां से आउट कर जा रहा है, अगेन यहां से पानी आ रहा है, यहां से, और अगेन इट इज सीपिंग आउट। अगर आप ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिसइंटीग्रेशन का ही बनाइए। अब अगेन यहां से पानी आ रहा है, यहां से मूवमेंट, अगेन इट विल कम आउट। सो दीज आर दी जो ब्लू लाइन्स है, दीज आर दी लाइन ऑफ वीकनेस, जहां से पानी इजिली सीप कर सकता है, एंटर कर सकता है एंड देन बाहर निकल सकता है। अब जब जब ये पानी इसके अंदर आता जाएगा तो इस एरिया को ये टोटली फिल्ड कर देगा, इस एरिया को भी फिल कर देगा, एंड जब ये फिल हो रहा है तो इन एरियाज में देयर विल बी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। रात के समय देयर विल बी एक्सपांशन एंड डे टाइम पे इट विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग। क्योंकि दिस इज वेल जॉइंटेड रॉक। तो टोटल टूट चुका है। सो जो भी जॉइंटेड रॉक है उसमें आपको ऐसे लाइंस लगानी है, इट मींस देयर आर लाइंस ऑफ फ्रैक्चर्स। कॉम्पैक्ट रॉक पे आपको ये लाइंस बिल्कुल नहीं लगानी है क्योंकि वो बीच में कोई फ्रैक्चर है नहीं इसमें। सो अब यहाँ पे आपको शो करना है कि देयर इज वाटर सीपिंग इन, ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी अवेलेबल है, यहाँ पे इस एरिया तक पानी इज प्रेजेंट, वाटर यहाँ पे सीप कर चुका है।
और ये टोटली इसमें सिंपल मैं लिख ही देता हूं, दिस इज सेपरेटेड ब्लॉक। दिस इज सेपरेटेड ब्लॉक एंड वही पुराना आपका ट्रेडिशन के हिसाब से डायग्राम के नीचे हमेशा लाइक दिस फिगर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अंडरलाइन ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। टॉपर्स कॉपी देखी कभी आपने? टॉपर्स कॉपी किसी भी टॉपर की कॉपी नहीं देखी, चाहे उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई हो। एक काम करिए, अभी टॉपर्स कॉपी देखना भी शुरू करिए, है ना। जो भी टॉपर होता है उसने अपने कोई टेस्ट सीरीज दी है, विजन की दी है, बाजीराम की दी है, अलग अलग इंस्टीट्यूट की, उसकी कॉपी देखिए और कॉपी में कैसे डायग्राम बना रहा है, राइट। तो दिस इज सेपरेटेड ब्लॉक या फ्रेगमेंटेड ब्लॉक या डिसइंटीग्रेटेड ब्लॉक। यहाँ पे इसके ऊपर आपको एक चीज लिखनी है, ये मैं हटा देता हूँ पहले। नहीं, ये नहीं, यहाँ पे लिखिए फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ वाटर। फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ वाटर और नीचे डायग्राम एंड देन ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ऐसे आता है आपके उसमें पीसीएस में आता है, ऐसे आता है। ऐसे लिखना भी शुरू करो, हफ्ते में एक ऐसे लिखो। कुछ नहीं करना है, खुद से लिखना है। बेमानी करा कि आप खुद से और लोड ले लो कि आप ऐसे कैसे लिखेंगे। वही बता दिया मैंने आपको, टॉपर्स कॉपी उठाओ, सेम टू सेम डिट्टो लिख दो। 15 मिनट निकाल के पहले उसको पढ़ो अच्छे से कि उसने किया क्या है, इसमें क्या लिख रहा है, टॉपिक क्या है, उसको हिंदी में मीनिंग कर लो, पंजाबी में मीनिंग कर लो। आजकल तो बहुत ईजी है ना, पहले डिक्शनरी पकड़ते थे लोग, है ना। हम कहते कि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, बट उस टाइम पे हर्डल बहुत थे, है ना। लाइब्रेरी जाओ, डिक्शनरी उठा के लाओ। मान लो डिक्शनरी आपको नहीं मिली, किसी और के पास है, फिर क्या करोगे? अब टीचर एवरी टाइम अवेलेबल नहीं कि हर चीज का जवाब देता रहे, तो उस टाइम पे लोगों को अपनी तरफ से मतलब हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता था। आजकल स्मार्ट वर्क है, सीधा ही टाइप करो, चैट जीपीटी हर कोई हेल्प कर रहा है, एआई हेल्प कर रहा है। बट आपने क्या करना है, उसमें ट्राई करें कि जो ऐसे ऑलरेडी लिखे रखे हैं किसी भी टॉपर ने, उसको आप सेम टू सेम लिखना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें अलग अलग इश्यूज आते हैं ना, जैसे कि मान लो एक विमेन के ऊपर ऐसे बहुत पूछते हैं, चाहे एम्पावरमेंट का हो, डाउरी का हो, या फिर एजुकेशन का हो, पार्टिसिपेशन का, अपॉर्चुनिटी का हो, वो एक ही बात है, विमेन रिलेटेड इशू, है ना, वुमेन्स रिलेटेड इशू। फिर दूसरा आपके आता है सोसाइटी के ऊपर, कि सोसाइटी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के कौन कौन से नॉर्म्स है जो कि ठीक नहीं है। फिर कुछ एक आपके करंट इश्यूज भी ऊपर आ जाता है, जैसे पॉलिटी का हो गया, किसी भी टॉपिक का हो सकता है। तो आपने ऐसे कुछ एक को पकड़ना, जैसे कि एक सिक्योरिटी के ऊपर भी पूछते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर, जो बॉर्डर एरियाज हैं ये सब, उसके ऊपर इशू पूछते हैं। फिलोसफिकल भी हो जाता है कई बार, वो अलग अलग टोन रहती है। तो आपने ना पहले, जैसे मान लीजिए आप विमेन का कर रहे हैं ना, विमेन रिलेटेड, तो आपने सारे विमेन के ही लिख लेने हैं। मतलब ऐसे ट्राई करो कि आप 10 ऐसे विमेन के लिख लो, चाहे वो एम्पावरमेंट का हो, इक्वालिटी का हो, अपॉर्चुनिटी का हो, या फिर कोई ऐसी आपकी स्टिग्मा है सोसाइटी के ऊपर, जैसे डाउरी सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पे भ्रूण हत्या के ऊपर होता है ना, फीमेल फोर्टिसाइड, है ना। ये सब के ऊपर आप लिखिए। पता है कि आपको सेम टू सेम बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, वही चिपका देना है बाद में, इन द एंड यही होता है। आपको वोकैबुलरी कहाँ से आएगी? आप अब इसके ऊपर रिसर्च करने नहीं बैठोगे। 10 ऐसे लिख लिया आपने, 10 में कुछ ना कुछ होगा, कोई एजुकेशन का होगा, कोई विमेन के पार्टिसिपेशन का होगा, या हाउस होल्ड को कैसे संभालती है, या हेल्थ सिस्टम में कैसे है, या नेतागिरी में कैसे है ना, लीडरशिप में कैसे है। वो सारे के सारे पॉइंट आप उसको इकट्ठा कर लो, 10 ऐसे लिखे, आपके माइंड में खुद ही आ जाएंगे। पर सेम टू सेम लिखने हैं, मतलब कॉपी करके लिखने हैं। कॉपी करके लिखने के बाद आपके पास बहुत सारे, मतलब इससे फोल्डर पॉइंट बहुत आ जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग से। नेक्स्ट आपके पास आएगा पॉइंट ब्लॉक के बाद, आपके असाइनमेंट का भी कर रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं कैसे पता लगेगा सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, उसका भी है एक मेथड आ चुका है अभी।
हो सकता है कि लाइव ही चेक करे जाए आपके पेपर यहीं पे ही, है ना। अरे चलो भैया, मॉडल आंसर्स दे दिए जाएंगे कि बेस्ट कॉपी कौन सी है वो दिखाई जाएगी, है ना। किस किस की क्या गलती है वो दिखा दी जाएगी यहाँ पे 10 करके। हो सकता है ऐसा लेटर ऑन। सेकंड जो आपके पास पार्ट है दैट इज ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। लास्ट आपका टेस्ट कहां तक हुआ है, कौन से टॉपिक तक हुआ है? रॉक सिस्टम, रॉक सिस्टम का हो गया। ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम का डालेंगे आपका टेस्ट। सो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुअल का मतलब होता है दानेदार। ग्रैनुअल्स का सिंपल मीनिंग होता है दानेदार। छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे स्टोन्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर टूट के गिरते रहते हैं आपके कुछ एक रॉक से, दैट इज ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ज्यादातर ये आप अगर देखेंगे ग्रैनुलर तो ये कॉम्पैक्ट रॉक में होता है। कॉम्पैक्ट मीन जहां पे देयर इज नो फ्रैक्चर जॉइंट और लाइन ऑफ वीकनेस। सो ज्यादातर ये कॉम्पैक्ट रॉक्स में ही देखने को मिलता है। कॉम्पैक्ट रॉक्स जिनके बीच में देयर इज नो गैप, लाइन ऑफ वीकनेस, फ्रैक्चर, एनीथिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रैनुअल्स जो है ये अलग अलग कलर्स के हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देयर इज कलर बैंड। फॉर एग्जांपल कुछ एक रॉक्स होती है उसमें डिफरेंट टाइप के कलर बैंड्स होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा इसकी। अब डार्क जो कलर होता है, याद रखें, जो डार्क कलर होता है उसका एल्बिडो ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। सो एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है? सनलाइट को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी। और जो आपका लाइट कलर है उसका एल्बिडो कम हुई। सो एल्बिडो क्या है? द अमाउंट ऑफ सनलाइट, कोई चीज सनलाइट को कितना एब्सॉर्ब कर सकती है, कैपेसिटी कितनी है किसी भी मटेरियल की सनलाइट को एब्सॉर्ब करने की, उसको एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो टॉपिक आगे आएगा आपका। बट और जो लाइटर कलर्स होते हैं उसकी एल्बिडो कम होती है। फॉर एग्जांपल छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ब्लैक शर्ट डाल के घूमोगे तो ज्यादा सनलाइट आपकी तरफ एब्सॉर्ब होगी, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए कॉटन के कपड़े डालने चाहिए, व्हाइट कलर के डालने चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना। सो एब्सॉर्ब नहीं करता, तो दैट इज एल्बिडो। तो मतलब ब्लैक कपड़ों की एल्बिडो इज ज्यादा और जो लाइटर कलर्स है उनकी एल्बिडो कम होती है। सो सिंपल, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। सो ये डिफरेंट टाइप के कलर बैंड्स की आपके रॉक्स हैं, ये कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं, इसके ग्रैनुअल्स गिरते रहते हैं। अब जिनकी ज्यादा एब्सॉर्ब करने की पावर है वो इजीली टूटेगा या फिर लेटर टूटेगा। जिसका डार्कर कलर है, जैसे मान लीजिए उसकी सनलाइट को एब्सॉर्ब करने की पावर इज हाई, तो वो जल्दी टूटेगा या लेटर टूटेगा? जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो एक्सपैंड ज्यादा हो रहा है, एक्सपैंड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी हो रहा है। तो जो डार्कर कलर है जिसका एल्बिडो ज्यादा है उसके ग्रैनुल्स, उसके जो कंकड़ पत्थर हैं वो सबसे ज्यादा गिरेंगे, लाइटर के लेटर ऑन गिरेंगे, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा हीट नहीं मिल चुकी है, उतना वो एक्सपैंड नहीं हुआ है। सो वही आपका पॉइंट है। सो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल बिल्कुल, कोट्स भी बहुत सारे अच्छे मिल जाते हैं। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना तो उसमें कोटेशंस लिखी होती हैं बहुत अच्छी अच्छी। लोग क्या करते हैं, कोटेशन डाउनलोड करते हैं फिर उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं होता, कोटेशन कोई कोई हिट कर जाती है ना। जैसे कि गांधी का जैसे वो है, अंबेडकर है, गांधी है, बहुत बड़े बड़े जो राजनेता है गांधी को ज्यादा कोट करते हैं ना। गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं लोग, फिर उसमें से कोट्स उठाते हैं, उनको चोरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार एग्जाम देने गया CAPF, बहुत सही दिन था उस दिन, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। अब क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि सोसाइटी में बहुत सारे बैड नॉर्म्स चल रहे, बहुत सारे कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो कि चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। अब सारा का सारा फॉर्डर मटेरियल, अब आपको पता आपके पास होते हैं, उसमें 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं, उसमें 4 ऐसे आते हैं और ऑप्शनल भी होते हैं, बट 4 ऐसे आपको लिखने ही है। 20-20 नंबर के ऐसे होते हैं, 80 नंबर के, बहुत बड़ा पेपर है, एक टाइप से 250 नंबर का पेपर होता है। अब 4 ऐसे उसमें से सिलेक्ट कर लिए, चारों का
लास्ट में रफ वर्क के ऊपर बना लिया कि इसमें ये लिखेंगे, और बाद में लिखते जब आप बना बहुत कुछ लेते हैं, बट जब आप लिखने लगते हैं ना बहुत मुश्किल है। अब 4 ऐसे में से एक जो था वो सोसाइटी के ऊपर था कि देयर आर वेरी स्टिग्मास ऑन द सोसाइटी, बहुत सारी एबल प्रैक्टिसेस की जाती हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, मतलब इंडिया के ऊपर ही था। मोटे मोटे पॉइंट्स पता लग गए थे। आपको भी अगर लिखने को दूं आप 10 पॉइंट वैसे बता देंगे कि जैसे कि फीमेल फर्टिसाइड है, महिलाओं का जो है सशक्तिकरण उतना ज्यादा, एम्पावरमेंट उतना ज्यादा नहीं है, राइट, डाउरी है, फिर कुछ एक प्रैक्टिस है जैसे कि ट्रिपल तलाक, ये सब बहुत सारी चीजें थी उसमें, मल्टीपल चीजें थी। अब एंड में आई बात की कोटेशन क्या लिखी जाए। अब बच्चों ने उस क्लास में बहुत अच्छे होते हैं ना, अच्छे स्कूल भी होते हैं, वो शिमला का स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था, वहां पे बच्चों ने लगा रखी थी पेंटिंग्स बना के। वहां पे गांधी की कोट लिखी थी कि अगर आप जो दूसरों में बदलाव देखना चाहते हैं वो पहले खुद में लेके आओ। और मेरी नजर पड़ी, मैं क्या वाह, एक तो बन गया कोटेशन, है ना। तो दूसरी जगह पे एक विमेन का था, वो था सरोजिनी नायडू का, लिखा था उन्होंने, सरोजिनी नायडू की एक फोटो लगी थी, उस फोटो के नीचे सरोजिनी नायडू का एक कोट लिखा था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दिमाग, आंखें सब खोल के रखना पड़ता है कि सामने है क्या चीजें, है ना। कई जगह पे आप देखेंगे बच्चे का पीरियोडिक टेबल बना रखा होता है कई क्लासेस में, है ना। और पीरियोडिक टेबल में कई बार आपको आ जाता है कि व्हाट आर दी ट्रांजिशन मेटल्स, कौन कौन सी आपकी, जैसे कई बार एटमॉस्फेयर का ऊपर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, है ना, कि कौन कौन सी कैसे है। बहुत इजी है, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए। 2 कोटेशन मिलना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, समझ में ना आई कि लिखे क्या, और उधर प्रॉपर ऐसे कोट अनकोट कलरफुल लिखी हुई है और वही वहां पे निपटा दिया। तो इसलिए कई बार आपको सामने ही लिखी होती चीजें पर आप देख नहीं पाते। और कई बार तो ऐसा स्कूल आता है ना, जो गेम करते हैं स्कूल वाले, इतना सा डेस्क था, पता कौन सी क्लास में उठाया, 5th क्लास, 5th क्लास के बच्चों का इतना सा टेबल होता है। अब उसमें आपकी बाजुएं फिट नहीं आती, बहुत हंगामा हुआ उस दिन। हमें बोला कि चेंज करो, चेंज, मेंस का पेपर है और तुम यहाँ बिठा रहे हो, कितना होता है बेचारे, मतलब लाते ही नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। पहले किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर एक आया, वो थोड़ा सा तीसरा चौथा अटेम्प्ट वाला बंदा था, कहता भैया मैं केस करूंगा तुम्हारे ऊपर कि तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ। कहते पेन कहाँ रखूं, है इतनी बड़ी बड़ी बाजू है, कहाँ रखूं, बोले वो खत्म हो जा रहा था, बाजू भी बाहर जा रही थी हमारी, लिखेंगे कैसे इसके ऊपर। तो कई बार ऐसे सेंटर भी बनाए जाते हैं, तो उसी टाइम चेंज करना पड़ा वो भी किस्मत की बात होती है। अगर वहां पे यूपीएससी का सुपरिटेंडेंट है तो चेंज करा देगा, अगर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो भी उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस आ गई ना, कि तुमने यहां से जगह वहां क्यों बिठाया। इसलिए सुबह आरती करके जाना या फिर पाठ करके जाना, सो दैट बचे रहें आप। इसमें लिखिए ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन में इट अकर्स इन द compact rock which is crystalline in nature. It occurs in the compact rocks which is crystalline in nature. Which is crystalline in nature, मतलब अलग अलग कलर्स के क्रिस्टल्स हैं इसमें। Crystalline in nature having different colors of the crystals, having different colors of the crystals, having different colors of the crystals, and they will have different albedo, and they will have different albedo. They will have different albedo. So इसमें सिंपली कह रहे हैं कि ज्यादातर ये उन रॉक्स में होता है जहां पे देयर इज नो जॉइंट फ्रैक्चर या फिर गैप या फिर लाइन ऑफ वीकनेस। ये क्रिस्टलाइन नेचर के हैं, मतलब मल्टीपल क्रिस्टल से मिलकर ये बना है आपका रॉक, और इन सभी जो आपके क्रिस्टल्स हैं उनका कलर अलग अलग है और इनमें अलग अलग प्रकार की एल्बिडो है। एल्बिडो अब नीचे लिख लीजिए,
ऐसे करके एल्बिडो इज दी, या फिर सिंपल इट इज द पोटेंशियल और कैपेसिटी of certain capacity of a certain materials to absorb insulation, ब्रैकेट में incoming solar radiations, radiation. So it is the potential or capacity of certain material to absorb insolation, that is incoming solar radiation, या फिर स्लैश में सनलाइट. नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको लगता है रेडिएशन अलग चीज है, सनलाइट अलग चीज है, फिर परेशान हो जाते हैं. सो इट इज कैपेसिटी या पोटेंशियल, किसी भी मटेरियल की, किसी भी सामग्री की एक क्षमता या कैपेसिटी की कितना ज्यादा आती हुई सूर्य की किरणों को या आती हुई सूर्य की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर सकती है, अवशोषित कर सकती है. सो इट इज द पोटेंशियल और कैपेसिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू एब्जॉर्ब इंसोलेशन, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन. साथ में लिख लीजिए डार्क कलर हैव हायर एल्बिडो. डार्क या डार्कर कलर हैव हायर एल्बिडो. नीचे लिखिए light colored materials less albedo. ठीक है, यहां तक डन है. अभी आगे इसको कंटिन्यू करिए. ये एक टाइप से आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, एक ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अब आगे इसमें लिखिए दे हैव डिफरेंट एल्बिडो. आगे लिखिए इसमें, एक मिनट यार, आपने लास्ट टेस्ट कब दिया था? लास्ट टेस्ट कब था आपका? और बुधवार को ना. टोटल आपके लास्ट मंथ हुए 5 टेस्ट है ना? 7 हुए. 5 ज्योग्राफी, 2 इन्वायरमेंट है ना, 7 हुए. ज्योग्राफी के 7 हुए हैं. अरे बाप, 7 हुए हैं, 2 हुए हैं, 9 टेस्ट है. अच्छा, इन्वायरमेंट के 2 थे. एक नहीं, मार्च में 2 थे. बहुत सारा काम है पेंडिंग. एक मिनट. समय लगेगा बहुत टेस्ट चेक करने में. चलो कोई नहीं, हो जाएगा.
एनवायरनमेंट के दो हैं, फिर आज आपको टेस्ट देना चाहिए कल करना तो आपने घर से ही है। 2 क्लासें होगी आपकी आज, 1 क्लास है आज तो ना। और कुछ आ रहा है यहाँ से, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न का इकट्ठा ही होगा आपका। एक मिनट स्क्रिप्ट इसमें लिखिए नेक्स्ट। लिखा गलत है वैसे हमने एक पॉइंट, एल्बिडो पॉइंट, एल्बिडो उल्टा आएगा, एल्बिडो वाला पॉइंट आपका मैं पूरा गलत करा रहा हूँ अभी, गलत करिए इसको। मैं वही देख रहा हूँ यहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं, कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं कट होता ही रहता है ना। नहीं एक दो वर्ड नहीं, पूरा चेंज करना है पूरा। एल्बिडो को हमने मिक्स कर दिया है एब्जॉर्प्शन पावर के साथ, है ना। एल्बिडो में सिंपल मीनिंग समझिए कि जो चीजें ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं बैक, दैट इज एल्बिडो, है ना। तभी मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ कि देयर इज एल्बिडो एंड एल्बिडो के साथ आप लिख रहे हैं कि डार्कर कलर की ज्यादा एल्बिडो है, क्योंकि जब एक्चुअल में हीट बजट वाला आपका एक टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी में, है ना, टेम्परेचर वाले पार्ट में, वहां पे एल्बिडो आती है। फिर हम वहां पे लिखते हैं कि अच्छा मुझे आप बताइए जिनका पहले हो चुका है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एक होता है आपका स्ट्रेटस क्लाउड, और एक आप रख लीजिए निम्बस क्लाउड। इनमें सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका है? अब आपको इसमें सिर्फ ये चीज याद रखनी कि इन बादलों में से सबसे ज्यादा डार्कर क्लाउड कौन सा है। जो डार्कर क्लाउड होगा उसकी एल्बिडो कम होगी। सो एल्बिडो को प्लीज थोड़ा चेंज करिए, है ना, फ्लो में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। तो एल्बिडो में आप लिखिए इट इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट, एक मिनट, इट इज द अमाउंट ऑफ sunlight that is reflected back, amount of sunlight that is reflected back by any material, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो कितना सनलाइट आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। तो अब इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, डार्क के पास देयर इज लेस एल्बिडो, ये थोड़ा गलत किया है, दिस इज लेस एल्बिडो। हमें एब्जॉर्प्शन के ऊपर बात कर ली है कि जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वैसे तो डार्क ही करता है बट इसमें एल्बिडो कम है क्योंकि ये सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कम करेगा, और लाइट का एल्बिडो इज हाई, दिस इज हाई एल्बिडो। यहीं पे सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना था आज ही। एल्बिडो बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम देखेंगे, उनके नाम लिखेंगे। लगभग 8 से 10 मटेरियल्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि एल्बिडो किसका ज्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल स्नो का एल्बिडो ज्यादा होगा कम होगा? स्नो का ज्यादा होगा। स्नो क्या है? व्हाइट कलर की है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब एक टाइप से सैंड मीन्स रेता या रेत, है ना? तो सैंड ड्यून्स में सनरेज ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक होगी कम होंगी? लेस एल्बिडो, क्योंकि लाइट कलर है, राइट? अब फॉर एग्जांपल लद्दाख रीजन ग्रेनाइट रॉक्स हैं, वहां पे एल्बिडो ज्यादा होगा कम होगा? वहां पे एल्बिडो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ग्रेनाइट है, ब्लैक है, तो वो सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक। एक व्हाइट बादल है जिसको आप स्ट्रेटस क्लाउड कह रहे हैं, उसका एल्बिडो कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगा। गिम्लोनिम्बस क्लाउड जो कि लाइट ब्राउन कलर का है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसका एल्बिडो कम होएगा। जिसका डार्कर कलर है उसका एल्बिडो कम है, जिसका लाइट कलर है उसका एल्बिडो ज्यादा है। ये 10-12 आपके मटेरियल्स हैं, आपके टाइप्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एल्बिडो कहाँ पे ज्यादा या कम होता है। एमसीक्यू में पूछा गया है 1-2 बार एल्बिडो के ऊपर क्वेश्चन, तो इसलिए इसको बिल्कुल गलत नहीं करना। जो पहले लिखा था उसको कट करना है प्रॉपरली। सो जिसकी ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करने की पावर है सनलाइट को या किसी भी इनकमिंग रेडिएशन को, उसका एल्बिडो इज, जिसकी ज्यादा पावर है रिफ्लेक्ट बैक करने की, उसकी एल्बिडो ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। सो आप आगे लिखिए, डिफरेंट एल्बिडोस तक लिखा था आपने। आगे लिखिए, द डार्कर क्रिस्टल्स हैव लेस albedo. The darker crystals have less albedo because they will absorb more insolation. The darker crystals have less albedo because they will absorb more insolation and expands more as compared to they expand more as comparison to lighter crystals, फिर वही पॉइंट आएगा, दिस डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड contraction will stress up differential expansion and contraction will stress up the rocks, resulting into loosening of dark crystals, causing granular disintegration or crystalline disintegration. तो दो नाम है इसके, ग्रेनुलर भी और क्रिस्टलाइन डिसइंटीग्रेशन। इसके आप चलिए उस पे पिक्चर के ऊपर, दिस इज ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है बट फिर भी ज्यादातर कहाँ पे होता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन या फिर क्रिस्टलाइन डिसइंटीग्रेशन? स्पेशली इन दी कॉम्पैक्ट रॉक्स, जहाँ पे क्रिस्टलाइन नेचर है रॉक्स का, डिफरेंट कलर के क्रिस्टल्स हैं जिनकी एल्बिडो अलग है। डार्कर क्रिस्टल्स की एल्बिडो इज लीस्ट या फिर लेस बिकॉज दे विल एब्जॉर्ब मोर सनलाइट,
they will absorb more insulation and expand more as comparison to the lighter crystals. This differential expansion and contraction will stress up in the rocks, resulting into loosening of dark crystals, causing crystalline disintegration या फिर granular disintegration. तो कह रहे हैं कि दिस इज, ये जो आपका सरफेस है, ये जो यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं कि पहले रॉक का जो एरिया था वो इतना था, राइट, फॉर्मर सरफेस पहले इतना ज्यादा था, अब ये जो बीच में पॉइंट है, गैप है, इस तरह के सारा यहाँ से डिन्यूड हो चुका है। डिन्यूड होने के बाद ये क्रिस्टल्स यहाँ पे नीचे गिरते गए हैं, ज्यादातर जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर दी क्रिस्टल्स, स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड ग्रेन्स एक्यूमुलेटेड। तो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। सो पहले ये इतना पार्ट था, बट धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट है, सनलाइट यहाँ पे गिरती रही, जो डार्कर क्रिस्टल से ज्यादा एब्जॉर्ब किया, एक्सपैंड हुए, नीचे गिरते जाए, तो ये डार्कर मटेरियल जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी ग्रैनुअल्स या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स या ग्रेन्स जो कि इससे नीचे गिरे हैं। और प्रेजेंट सरफेस जो है आपकी रॉक का, दिस इज प्रेजेंट सरफेस। तो इतना ज्यादा ये डिन्यूड हुआ है, ये जो एरिया, ये जो गैप है, दैट इज इतना, इससे रॉक्स जो हैं, इतने जो क्रिस्टल्स हैं वो डिन्यूड होके नीचे गिर चुके हैं। दिस इज ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। जैसे कोर स्टोन का बनाया था वैसे ही डायग्राम यहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, एक मिनट, ब्लैक कलर, अगर ये आपका सरफेस है, दिस इज द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर देर इज अ लार्ज टाइप ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे मैं ये सारे ब्लैक ही बना रहा हूँ क्रिस्टल्स। ऐसी चित्रकारी आपको करनी पड़ेगी। अब सारे ही एक कलर के नहीं होंगे, इसमें से कुछ एक लाइटर कलर्स हैं। एक आप ब्लैक पेन यूज करिए, दूसरा ब्लू पेन यूज करिए, एक्सेप्ट दैट कोई और पेन ना यूज करें। तो ब्लैक पहले गिरेंगे, मिक्सअप करके बनाने हैं आपने, लाइटर एंड ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक क्रिस्टल ज्यादा गिरे हुए पड़ेंगे। मिक्सअप कर दीजिए इसमें, वैसे जैसे डायग्राम में था। दिस इज फॉर्मर रॉक या फॉर्मर सरफेस ऑफ द रॉक, प्रेजेंट सरफेस ऑफ द रॉक। सरफेस ऑफ द रॉक। इसके साथ में आपको एक और चीज लिखनी है, दैट इज स्मॉल फ्रैगमेंट में लिखिए, इसको लिखिए ग्रैन्यूल्स और स्मॉल फ्रैगमेंट्स। अगेन नीचे फिगर, ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन डिसइंटीग्रेशन।
डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी डायग्राम बनाने में, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है ये। अरे चलो भैया चलो। हो गया डायग्राम? ठीक है जी, यहां तक ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास एक्सफोलिएशन या फिर अनियन पीलिंग। थर्ड टाइप एक्सफोलिएशन और अनियन पीलिंग। नेक्स्ट जो डिसइंटीग्रेशन है दैट इज एक्सफोलिएशन और अनियन पीलिंग टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जैसे अनियन को छिलते हैं लेयर बाय लेयर, वैसे ही यहाँ पे लेयर बाय लेयर जो आपकी रॉक्स हैं उनमें वेदरिंग होगी। पहले एक लेयर खत्म होगी, दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे ये एक्सपैंड करती जाएंगी। ये भी डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। एक्सफोलिएशन में अगर आप देखें तो आपके बहुत सारे आजकल फेस स्क्रब आते हैं, है ना। फेस स्क्रब के ऊपर भी लिखा होता है कि दिस इज एक्सफोलिएशन। जैसे आपकी फर्स्ट लेयर है ऑफ द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन, है ना। आप कहते हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक हेड्स हो चुके हैं, है ना। बहुत ज्यादा डर्ट आ चुका है, डस्ट आ चुका है, चारकोल आपके स्क्रब आ चुके हैं। तो फेस स्क्रब क्या करता है? एक्सफोलिएट करता है। आपकी जो बहुत ज्यादा रप्चर हो चुकी है स्किन, ये जिसे आप कहते हैं कि बहुत काला हो रहा हूं मैं, है ना, तो उसको आप रगड़ करके उसमें क्या होते हैं, तेरा सम ग्रेनुअल्स ही होते हैं उसमें टाइप से, है ना। पता नहीं कैसे रगड़ते हैं। मैंने एक बार यूज किया, पूरा लाल हो गया चेहरा, उसके बाद से यूज नहीं किया, है ना। सो अपना तो एक ही है, जो साबुन है वही शैम्पू है, शैम्पू है वही साबुन है, सब सही चलता है ना। शैम्पू वैसे यूज करना नहीं चाहिए, लड़कों में स्पेशली होता है, निरोल साबुन दे दो, डिटोल साबुन दे दो, एवरीथिंग। सो दिस इज फेस स्क्रब। तो वैसे ही यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक्सफोलिएट करेगा। एक्सफोलिएट का मतलब क्या है कि ये जो आपकी स्किन है, स्किन में जो आपके डर्ट आ चुका है, जो ब्लैक हेड्स, एनीथिंग जो भी अगर है इसमें, तो उसको ये रिमूव करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, मतलब जो आपकी ओरिजिनल स्किन है उसको बाहर लेके आएगा। तो वैसे ही इसमें आप देखेंगे तो एक्सफोलिएशन में क्या है कि अनियन पीलिंग है। पहले एक लेयर रिमूव हो रही है, फिर दूसरी लेयर रिमूव हो रही है, फिर तीसरी लेयर रिमूव हो रही है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से होता है। तो इसमें आप लिखिए, बैटरी जाने वाली है ऐसी, इसमें लिखिए इट इज सॉरी it occurs mainly in rounded compact rocks. It occurs mainly in rounded compact rocks. It occurs mainly in rounded compact rocks. हैं ये compact rocks ही, but these are rounded. These are rounded compact rocks. As the outer layer of the rock receives more insolation, as the outer layer of the rock receives more insolation, full stop, they expand more as compared to inner layers. They expands more as compared to inner
layers। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई राउंडेड कॉम्पैक्ट रॉक है, उसके बिल्कुल आउटर लेयर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, सबसे ज्यादा इंसुलेशन पड़ेगी, तो ज्यादा एक्सपैंड करेगी एज कंपेरिजन टू इनर लेयर। फुल स्टॉप। दिस डिफरेंशियल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सब जगह पे यही लाइन चलेगी, डिफरेंशियल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दिस डिफरेंशियल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, this differential expansion and contraction between the outer and inner layer, this differential expansion and contraction between the outer and inner layer causes cracks in the rock. This differential expansion and contraction between the outer and inner layer causes cracks in the rocks, and hence the rock break by layer, and hence the rock break layer by layer, similar to onion peeling. And the rock break layer by layer, similar to onion peeling. Full stop. And hence it is also known as onion peeling type of weathering. And hence it is also known as onion peeling type of weathering. Onion peeling type of weathering. Onion peeling type of weathering. Full stop. पैराग्राफ या फिर लाइन चेंज करके लिखिए, इन द माउंटेनियस रीजन exfoliation gives rise to exfoliated domes. In the mountainous region, exfoliation gives rise to exfoliated domes. For example, it is very common in Chota Nagpur plateau. ज्यादातर यहाँ पे अब देखेंगे एक्सफोलिएटेड डॉम्स का मतलब क्या है कि एक टाइप से गुंबद बना देते हैं। लिख लीजिए आगे भी, एक्सफोलिएशन इज कॉमन इन दी मॉनसून रीजन। एक्सफोलिएशन इज कॉमन इन दी मॉनसून रीजन्स, जहां पे भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पे ये एक कॉमन प्रोसेस है। Exfoliation is common in monsoon region and also in the desert region. Monsoon region है, दूसरा है आपके पास desert region. Exfoliation is common in monsoon region and desert region. Desert में क्यों? क्योंकि वहां पे कभी हाई हीट, कभी फिर से टेम्परेचर डाउन। मानसून में क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, इवनिंग में फिर से बारिश हो जाएगी, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्शन कभी expansion. So इसमें लिखिए, exfoliation is common in the monsoon region and also in the desert region. Full stop. In the monsoon region, there is high daytime temperature. In the monsoon region, there is high daytime temperature followed by heavy rainfall. In the monsoon region, there is high daytime temperature. बरसात में क्या होता है, सुबह से लेके दोपहर तक ठीक ठाक हाई टेम्परेचर रहता है, उसके बाद इवनिंग में there is followed by heavy rainfall. तो पहले एकदम से हीट कर गया, उसके बाद एकदम से बारिश हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट। आगे लिखिए,
फॉलोड बाय सडन रेनफॉल या फिर हैवी रेनफॉल। इनफ है, इतना ही, वही बात है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बार बार सेम बात नहीं लिखनी है। और डेजर्ट में क्या है, डे टेम्परेचर एंड सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो यहाँ पे दिन के समय हाई डे टेम्परेचर एंड फॉलोड बाय सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, कब होगा, नाइट के टाइम। जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ जाइए कभी, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, रात के समय बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। हाँ जी, रेता ठंडा हो जाता है एकदम से, फिर अर्ली मॉर्निंग फिर से धीरे धीरे हीट बढ़ती जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। इसीलिए कहाँ मिलता है आपका संगमरमर, मार्बल, मार्बल ज्यादातर आपका कहाँ मिलता है, वेस्ट राजस्थान में ही। ये भी एक तरह से मेटामॉर्फिज्म का ही पार्ट है लाइमस्टोन ही, पर लाइमस्टोन इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर उसमें चलता जा रहा है, टेम्परेचर प्रेशर की कारण यहाँ पे ये इसका एक वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज होता जाता है। अब पिक्चर की तरफ चलते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। So this is exfoliation or onion peeling. It occurs in the rounded compact rock. जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेटर है, क्यों आशरामपाल। राउंडेड कॉम्पैक्ट रॉक, जहाँ पे आउटर लेयर जो है उसके ऊपर ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, ये ज्यादा एक्सपैंड हो रही है इनर लेयर के मुकाबले। डिफरेंशियल एक्सपेंशन है, मतलब बाहर वाली ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, अंदर वाली कम एक्सपेंड हो रही है, तो इसमें डिफरेंस है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और जिसके कारण यहाँ पे चट्टानों के बीच में, एक रॉक्स के बीच में देयर इज क्रैक, और रॉक धीरे धीरे लेयर बाय लेयर यहाँ से टूटती जा रही है, जैसे कि जब आप अनियन को पील करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अनियन पीलिंग टाइप ऑफ वेदरिंग। माउंटेनियस रीजन में एक्सफोलिएशन जो है, इससे कुछ एक एक्सफोलिएटेड डोम्स बन जाते हैं, ज्यादातर ये कॉमन है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में। नेक्स्ट एक्सफोलिएशन ज्यादातर माउंटेनियस रीजन में होती है, डेजर्ट रीजन में होती है। मानसून का बता दिया मैंने आपको, डे टेम्परेचर हाई, सडन रेनफॉल, और वही डे टाइम टेम्परेचर हाई, सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट इन द डेजर्ट। सो दिस इज आपका अनियन पीलिंग। ये देखिए, ये ज्यादा बेटर नहीं है वैसे। दिस इज, ये एक रॉक गिरी हुई है, इसका अलग से पीलिंग हो चुकी है, इसके अलग से पीलिंग हो चुकी है, डिफरेंट टाइप की रॉक जो है अलग अलग टाइप से पील हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सफोलिएशन का एक और पिक्चर होएगा इसमें, दिस टाइप। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज द रॉक टू शैटर, धीरे धीरे ये गिरती जा रही है अलग अलग। अनलोडिंग एंड एक्सपांशन बाद में देखते हैं। डायग्राम जो कि आपको खुद बनानी है। एक्सफोलिएशन, सरफेस, सरफेस के ऊपर देयर इज अ बिग रॉक, सिंपल इसको लिखिए कोर स्टोन। अब डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं, तो इसमें से कुछ एक एक्सपैंड हो गया, ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। यही डायग्राम है वैसे एक्चुअल में इसका, प्याज की जैसे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लेयर बाय लेयर टूटते जा रहे हैं इससे। और दिस इज द ओरिजिनल रॉक। So this is former rock surface. This is present rock surface. These are peeled rock fragments. इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगेन फिगर, दिस इज आपका एक्सफोलिएशन और अनियन पीलिंग, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है जी, दिस इज द थर्ड टाइप।
दो टाइप अभी इसमें और हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, देन केमिकल वेदरिंग फिर बाद में देखते हैं। फोर्थ टाइप इज अनलोडिंग एंड एक्सपांशन। अनलोडिंग एंड एक्सपांशन सिमिलर टू लैंडस्लाइड, है ना। बहुत ज्यादा सुपर इनकम्बेंट लोड है, वो पहाड़ के ऊपर टिका हुआ है, धीरे धीरे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, वो रॉक टूट रही है। रॉक टूटने के बाद क्योंकि उसका लोड ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ को खिसकना शुरू कर देगी, धीरे धीरे नीचे की तरफ को वो मूव करना शुरू कर देगी। जैसे नीचे गिरेगी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर, जब ऊपर से गिरेगी तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज मास बेस्टिंग या फिर लैंडस्लाइड। तो सिंपल, दैट इज अनलोडिंग एंड एक्सपांशन। टाइप नंबर डी, फोर्थ टाइप, अनलोडिंग and expansion. Unloading and expansion. इसमें लिखिए, this is caused due to removal of super incumbent load. This is caused due to removal of super incumbent load। तो जब भी जो सुपर इनकम्बेंट लोड है मींस सबसे ज्यादा हैवीएस्ट जो पार्ट है आपके रॉक का, जब वो नीचे की तरफ को गिरेगा तब आपको कहेंगे कि अनलोडिंग एंड एक्सपांशन। मतलब जो रॉक के बिल्कुल टॉप पे है, फॉर एग्जांपल दिस इज दी माउंटेन और यहाँ पे देयर इज ग्राउंड सरफेस जिसे आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा देयर इज और सुपर इनकम्बेंट लोड, बहुत बड़ी एक चट्टान है, ड्यू टू दी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड डिफरेंशियल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के कारण जो है ये रॉक्स टूट भी रही हैं और ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ को भी जा रही है, राइट। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इसको अनलोड करेगा। अनलोड क्या करेगा मींस, अनलोड करने का मतलब क्या है कि जो पीक ऑफ द माउंटेन के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान थी वो अनलोड हो रही है, नीचे की तरफ को आ रही है, खिसक रही है, एक्सपैंड भी कर रही है। तो नीचे आके जब ये यहाँ पे गिर जाएगी, इस एरिया में आएगी, तो इसके साथ साथ में जितना भी नीचे का ये एरिया है इसको भी इरोड करके लाएगी, राइट। इस एरिया में जितने भी आपके पास पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी रॉक्स है, पेबल्स हैं या मलबा है, डेब्रिस है, सबको साथ पे लेके आएगी। ये नीचे की तरफ को जब ऐसे मूवमेंट करेगी तो ग्राउंड सरफेस पे आके इसने एंड में रुकना है। बट जब ये अनलोड हो रही है तो एक्सपैंड भी कर रही है, एक्सपैंड करने के कारण एक टाइप से ये लैंडस्लाइड का ही पार्ट है, जहां पे देयर इज नो एक्शन ऑफ वाटर, विंड या फिर आपका ग्लेशियर। कैसे गिर रहा है ये, रॉक्स के बीच में एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब आपको बताया था कि पत्थर गिरते हैं, राइट, आपके पहाड़ों में बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं कंटिन्यूटी में, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये अनलोडिंग एंड एक्सपांशन, राइट। तो इसमें लिखिए, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड ड्यू टू अनलोडिंग रॉक्स experience positive change, unloading rocks experiences positive change in the volume, due to expansion, positive change in the volume due to expansion, and cracks develop horizontal to the ground surface, and cracks develop horizontal to the ground surface, full stop. Thus weakening of the rocks which may trigger landslides. ये आगे चलकर लैंडस्लाइड का भी कारण बनते हैं जब भी ऐसी एक्सपांशन होती है और ये हॉरिजॉन्टली ग्राउंड सरफेस की तरफ को मूवमेंट करेगा, सुपर इनकम्बेंट लोड अपने पॉइंट से रिमूव होगा। जब एक बार उस पर देख लीजिए पिक्चर पे, एक्सफोलिएशन, अनलोडिंग एंड एक्सपांशन। सो दिस इज कॉज्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ
superincumbent load due to unloading, rocks experience positive change in the volume due to expansion. Cracks develop horizontal to the ground surface. Weakening of the rock may trigger landslide. Pressure released on the igneous rock causes it to expand and allows slabs of the outer rock to break off in the layers. So exfoliation का part है ये, and this is upper part. ये upper part से जैसे expansion and contraction होगा, exfoliation का ही part बन रहा है. तो एक मिनट, इसका पिक्चर है नहीं इसमें. इसका डायग्राम ही बनाइए आप, इस पे पिक्चर है नहीं है प्रॉपर. और ये भी खत्म हो चुका है. चार्जिंग लगाओ, चार्जिंग. अगेन यहाँ पे ग्राउंड सरफेस के ऊपर देयर इज अ माउंटेन, राइट. यहाँ पे देयर इज सुपर इनकम्बेंट लोड. अब ये सुपर इनकम्बेंट लोड जो है, देयर इज कंटिन्यूसली देयर इज डिफरेंशियल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये लोड इतना ज्यादा हैवी है कि ये सुपर इनकम्बेंट लोड भी रिमूव होना चाहता है अपर पार्ट से. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज रिमूवल ऑफ ग्रेनुअल्स एक टाइप से. आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कई बार यहाँ पे बाउल्डर्स या स्टोन्स यहाँ पे गिरते रहते हैं. बट जिस दिन ये पूरा का पूरा, जिस टाइम पे ये पूरा का पूरा सुपर इनकम्बेंट लोड नीचे आएगा, तो उसे आप कहेंगे कि दिस इज फेलिंग ऑफ द हायर रॉक्स या फिर बाउल्डर्स दैट विल लीड टू लैंडस्लाइड. सो ये आगे चलकर लैंडस्लाइड का कारण बनेगा. तो दिस इज अनलोडिंग एंड एक्सपांशन. which may trigger landslide later on. लास्ट इसमें है वो, आप छोटा सा पार्ट है उसे पिक्चर में देख लीजिए. उसको लिखने की जरूरत है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पीडीएफ से. पहले डायग्राम कंप्लीट करो. है अभी 10 मिनट है. हो गया ये. इट इज एंगुलर फ्रेगमेंट. कहां से कहां आ चुका है पिक्चर बताइए. ये जो पिक्चर है, दिस इज फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ द वाटर. ये जो आपका डायग्राम है, दैट इज, एक मिनट, फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ वाटर. सिंपली कह रहे हैं डे टाइम पे 8 डिग्री टेम्परेचर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर. रात के समय यहाँ पे क्या है, देयर इज नाइट, -3 डिग्री टेम्परेचर. ये आइस बन चुका है. यहाँ पे ये क्रैक डेवलप करेगा. ये नीचे क्रैक डेवलप हो रहे हैं नीचे. दिस इज फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ द वाटर. पिक्चर थोड़ा सा आगे जा चुका है. सो दिस इज आपका एंगुलर फ्रेगमेंट या फिर शैटरिंग, 5th टाइप. लिख लो इसको ऐसे, नोट डाउन कर लो साथ साथ ही, सो दैट आपके नोट्स में मिसमैच ना हो जाए. So this is shattering, that is angular fragments, right? So this type of weathering is most common in the arid and semi-arid region. Arid and semi-arid region का मतलब क्या है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र. शुष्क means dry. So arid का मतलब भी literal meaning is dry. So ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे there is arid and semi-arid region, where rocks breaks into angular fragments due to sudden change in the temperature. तो यहाँ पे जो rocks हैं वो एकदम से तापमान में या फिर टेम्परेचर में
चेंज होने की वजह से ये यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में डेवलप हो जाती हैं, जिनको आप एंगुलर फ्रेगमेंट्स कहते हैं, राइट। एंगुलर फ्रेगमेंट्स में टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम फॉलोड बाय इवनिंग थंडरस्टॉर्म, तो दिस इज एंगुलर फ्रेगमेंट। पिक्चर सही है जैसे, है ना, सूर्य बना रखा है, चांद बना रखा है, टेम्परेचर, आइस, वाटर, रॉक वैसे ही है, नीचे क्रैक्स डेवलप कर दिए। तो ये पिक्चर बनाई जा सकती है ना, आपके एग्जाम में भी आप पिक्चर बना सकते हैं। एंगुलर फ्रेगमेंट जैसे कंप्लीट होता है, एक बार देख लेते हैं इस पे पिक्चर इसकी अवेलेबल है या नहीं। ये नहीं, ये फ्रीज एंड थ्रो एक्शन ऑफ वाटर है, जो फर्स्ट किया था ना आपने ब्लॉक, उसी का पार्ट है, इसको मत बनाना अभी, बस समझने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। करते आगे। इसमें है नहीं पिक्चर, इसका डायग्राम बाद में बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका केमिकल वेदरिंग, जहाँ पे रिएक्शन होता है वाटर का, तो क्या आपके पास रॉक्स बनती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद ऑर्गेनिजम्स। सो सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, देन आपके पास ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है आपके वेदरिंग का, तो यहाँ पे मैंने सीधे लिखा मेक फ्लो चार्ट, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं बनाया, फ्लो चार्ट हम खुद बनाएंगे। नेक्स्ट, वेदरिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, यहाँ पे लिख रखा है, वेदरिंग कहाँ कहाँ आपको हेल्प कर सकता है। देन सॉइल क्रीप, क्रीप मीन्स कई बार आप देखते हैं कि पहाड़ी है, हवा चल रही है, विदाउट द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई हवा पानी ऐसा कुछ नहीं है, बट पपड़ी लग रही है, सीलन आ चुकी है, धीरे धीरे पपड़ी नीचे उतरती जा रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो कई जगह आप देखेंगे कि कुछ लाइमस्टोन की पहाड़ियां होती हैं, उस पर पिक्चर होएगा शायद, वहां पे धीरे धीरे मिट्टी नीचे गिरती रहती है, सॉइल क्रीप करती है। क्रीप मीन्स, क्रीप करने का मतलब सिंपल क्या है, उसका रेंगना, है ना, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ को गिरती जाती है। सो दैट इज सॉइल क्रीप। फिर सॉइल क्रीप के बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, दैट इज आई थिंक यही है, सॉइल फ्लो, मड फ्लो। हाँ, सॉइल क्रीप के बाद देयर इज सॉइल फ्लो या फिर मड फ्लो। मड फ्लो का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिट्टी के साथ में पानी मिक्स हो चुका है और वो मड जो है वो नीचे की तरफ को आ रहा है। सो दिस इज मड फ्लो, बरसातों में ज्यादातर होता है ये। डेब्रिस अवलांच जिसे कहते हैं, है ना, मलबे का जब यहाँ पे भूस्खलन होता है। नेक्स्ट आपके पास है लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड ऐसा दिखता है, पूरी की पूरी पहाड़ी चली गई है, राइट। सो दिस इज लैंडस्लाइड। फिर लैंडस्लाइड में आप देखेंगे कि कॉजेज क्या है, नेचुरल कॉजेज, आर्टिफिशियल कॉजेज। उसके बाद आपके पास है लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स, भारत में कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा आता है, मतलब भूस्खलन संभावित क्षेत्र या उससे ग्रसित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसका मैप। आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट है आपके पास कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट। उसके बाद लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका भी फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, आने से पहले, आने के समय और आने के बाद क्या क्या आपको यहाँ पे आपदा प्रबंधन करना पड़ेगा। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट, ये भी पूछा गया है एक बार। सो उसके बाद फिर ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो अभी के लिए, आज के लिए इनफ है इतना, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए। कल आपका टेस्ट होएगा ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम का। थैंक यू सो मच, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स को।